बहुत लंबे समय से आपने दूसरों को ठीक करने, बदलने या बचाने की कोशिश में अनगिनत घंटे और अपार ऊर्जा खर्च की है, अक्सर अपनी भलाई की कीमत पर। मदद करना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, खासकर उन लोगों की जिनकी हम गहराई से परवाह करते हैं। हालांकि जब ऐसे प्रयासों की कीमत हमारे अपने भंडार को खत्म कर देती है, तो हम खुद का पोषण करने और बढ़ने की क्षमता खो देते हैं। यह पुस्तक एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है, एक परिवर्तनकारी पथ जो बाहरी फोकस से आंतरिक फोकस की ओर जाता है। अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का। व्यक्तिगत विकास को अपनाएं और उस सफलता का अनुभव करें जिसके आप हकदार हैं। उन्हें जाने दें। दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान दें। यह आपको दूसरों को ठीक करने की थकाऊ खोज से खुद को अलग करने और उस ऊर्जा को वापस उस ओर पुनर्निर्देशित करने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इस पुस्तक के अध्यायों के माध्यम से उन संकेतों की पहचान करके कि आप अपनी जरूरतों के नुकसान के लिए दूसरों में अत्यधिक निवेश कर रहे हैं, वहां से हम धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से सीमाएं निर्धारित करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। आप सीखेंगे कि बिना अपराध बोध के कैसे नहीं कहें, विषाक्त संबंधों को कैसे पहचानें और उन परिस्थितियों से कैसे शालीनता से बाहर निकलें जो अब आपके सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। हम आत्म देखभाल और आत्मकरुणा की कला में भी गहराई से गोता लगाएंगे, यह समझना कि वास्तव में अपना ख्याल कैसे रखें। यह न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि आपकी क्षमता को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। इसमें ऐसी आदतें विकसित करना शामिल है जो आपके शरीर, मन और आत्मा का पोषण करती हैं। एक ऐसी जीवन शैली को प्रोत्साहित करना जो आपके गहनतम मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाती हो। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करके आप दूसरों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण हैं, पूरी तरह सक्षम और सही मायने में मौजूद हैं। यह केवल यह जानने के बारे में नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह भी है कि जब आप दूसरों का बोझ छोड़ देते हैं और पूरी तरह से व्यक्तिगत पूर्ति के अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कौन हो सकते हैं। आपकी सफलता में आपका स्वागत है। इस ऑडियो के ई-बुक संस्करण के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो विवरण देखें। हमने देखा है कि आप में से 67% जो हमारे वीडियो को सुनते हैं, उन्होंने अभी तक सदस्यता नहीं ली है। चैनल कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर और वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करने में मदद करें। आपके लिए और अधिक सामग्री बनाने हेतु हमें प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अध्याय 1, व्यक्तिगत लाभ के लिए भावनात्मक निवेश का प्रबंधन करना। व्यक्तिगत और पेशेवर परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट करना। अक्सर हमें यह आकलन करने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा का कितना हिस्सा दूसरों में निवेश करते हैं। यह अध्याय भावनात्मक निवेश की सूक्ष्मताओं को समझने में गहराई से उतरता है और व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भावनात्मक निवेश में आपके समय, ऊर्जा और भावनाओं को रिश्तों के लिए समर्पित करना शामिल है, चाहे वे व्यक्तिगत हों जैसे परिवार और दोस्तों के साथ या पेशेवर जैसे सहकर्मियों या ग्राहकों के साथ। उदाहरण के लिए, सारा को एक प्रोजेक्ट मैनेजर माने जिसने अपने अच्छे इरादों के बावजूद एक नए टीम के सदस्य मार्क की सहायता करने के लिए अनगिनत घंटे बिताए। उदाहरण के लिए, जेम्स नामक एक उद्यमी ने सप्ताहांत में व्यावसायिक कॉल पर खर्च किए जाने वाले समय को सीमित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उसे ऊर्जा प्राप्त करने और अपने परिवार के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद मिली।
स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हुए नहीं कहना सीखना भावनात्मक निवेश को प्रबंधित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। लिसा नामक एक सलाहकार का मामला लें, जो अपने कार्यभार से अभिभूत महसूस करती थी क्योंकि वह नहीं कहना सीखकर अपने साथियों के अतिरिक्त कार्यों को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। लिसा ने अपने कार्यभार पर नियंत्रण पाने और अपने तनाव के स्तर को कम करने में सफलता प्राप्त की। इन सीमाओं को निर्धारित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और यह बर्नआउट को रोकता है। इसके अलावा पारस्परिक और उत्थानशील संबंधों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करें। एलेक्स और जॉर्डन की कहानी पर विचार करें। दोनों ग्राफिक डिजाइनर थे जो परस्पर सम्मान। इन रणनीतियों को लागू करने से न केवल आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि आप बुद्धिमानी से ऐसे विकल्प चुनें जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करें, जिससे आप जीवन के सभी क्षेत्रों में फलने फूल सकें। अध्याय 2 ऊर्जा निकालने वालों को पहचानना और उनसे निपटना, क्योंकि आप आत्म प्राथमिकता की यात्रा पर निकलते हैं। ऊर्जा निकालने वाले व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति आपकी संवेदनशीलता अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी। यह अध्याय उन रिश्तों की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने का तरीका बताता है जो आपके भावनात्मक और मानसिक भंडार को खत्म करते हैं। एक स्वस्थ और अधिक संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग प्रशस्त करना। ऊर्जा निकालने वाले जीवन के किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत दायरे में हो या पेशेवर वातावरण में। ये ऐसे रिश्ते या अंतर्क्रियाएं हैं जो आपको लगातार भावनात्मक रूप से कमजोर, चिंतित या तनावग्रस्त महसूस कराती हैं। इन ऊर्जा निकालने वालों को पहचानना आपके स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को कम करने की दिशा में पहला कदम है। उदाहरण के लिए एमिली ने देखा कि अपने सहयोगी टॉम के साथ दोपहर के भोजन के बाद वह असामान्य रूप से थकी हुई और चिड़चिड़ी महसूस करती थी। इस एहसास ने उसे उनकी बातचीत की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, एक पर एक बैठकों के बजाय समूह सेटिंग्स में बातचीत करना, जिसने उन्हें अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद की। कुछ मामलों में खुद को दूर करना आवश्यक हो सकता है। जब लॉरा अपने पड़ोसियों की ध्यान और समय की मांगों से अभिभूत महसूस करती थी, तो उसने धीरे धीरे उनकी बातचीत कम करने का फैसला किया। उस समय को उन गतिविधियों से बदलना जो उसकी ऊर्जा को फिर से भर देती थी, जैसे योग, और इसे पढ़ने से न केवल उसका मूड बेहतर हुआ बल्कि उसे अधिक सहायक संबंधों को विकसित करने की जगह भी मिली। इसके अलावा उन रिश्तों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जो आपको ऊर्जावान और उत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए एंजेला और जो ने कला के लिए एक पारस्परिक प्रेम साझा किया और अक्सर एक साथ गैलरी में गए। इन सैर ने एंजेला को प्रेरित और तरोताजा महसूस किया। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ ऊर्जावान गतिविधियों में संलग्न होने के लाभों को रेखांकित किया। यह अध्याय आपको ऊर्जा निकालने वालों की पहचान करने और उनसे निपटने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता। लोगों के विचारों, भावनाओं या व्यवहारों को बदल सकते हैं और हमारी अपेक्षाओं और अंतःक्रियाओं को अधिक स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने की रणनीति प्रदान कर सकते हैं। यह एहसास करना कि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, भावनात्मक परिपक्वता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण के लिए जेनेट पर विचार करें, जिसने हमेशा अपने भाई एरिक को उसकी अच्छी सलाह के बावजूद बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करने की कोशिश की। एरिक ने अपनी फिजूल खर्ची की आदतों को जारी रखा। इस स्थिति ने जेनेट को निराश और चिंतित कर दिया जब तक
उसने स्वीकार नहीं किया कि उसके प्रभाव की सीमाएं थी। यह पहचानना कि एरिक के फैसले उसके नियंत्रण से बाहर थे जेनेट को अपने तनाव को कम करने और अपने स्वयं के वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। इसके अलावा अपने प्रभाव की सीमाओं को समझने से संघर्ष और गलतफहमियों को रोककर स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने में मदद मिलती है। बॉब और उनके सहकर्मी लिंडा का मामला लें। बॉब अक्सर लिंडा के प्रोजेक्ट्स के दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए मजबूर महसूस करते थे। मित्र मेलिसा की वैवाहिक समस्याओं के समाधान के लिए उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। राहेल ने सहानुभूतिपूर्वक सुना, जिससे मेलिसा को वह समर्थन मिला जिसकी उसे आवश्यकता थी। सीमाओं का उल्लंघन किए बिना अपने प्रभाव की सीमाओं को स्वीकार करना, इसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल था कि आप अपने कार्यों, प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक निवेशों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से निवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे अधिक व्यक्तिगत शांति और संतुलित संबंध बनते हैं। इस अध्याय में आप प्रभाव और स्वीकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखना सीखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप सहायक होते हुए भी दूसरों के विकल्पों का बोझ अपने ऊपर न लें। यह समझ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से स्थायी, स्वस्थ अंतर्संबंध बनाना चाहते हैं। अध्याय 4 व्यक्तिगत सीमाओं की स्थापना और उनका सम्मान करना। व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना आपके भावनात्मक और मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्याय सीमाओं के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालता है और उन्हें प्रभावी ढंग से स्थापित करने और बनाए रखने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। व्यक्तिगत सीमाएं आपको यह परिभाषित करने में मदद करती हैं कि आप किसके साथ सहज हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। वे आपकी अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक हैं। आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने और भावनात्मक थकावट को रोकने में मदद करना। उदाहरण के लिए, क्लारा एक समर्पित शिक्षिका थी जो खुद को लगातार काम से अभिभूत पाती थी क्योंकि वह अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए मना नहीं कर सकती थी। एक बार जब उसने अपनी उपलब्धता के आसपास स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना शुरू किया तो उसने अपने कल्याण और नौकरी की संतुष्टि में महत्वपूर्ण सुधार देखा। यह पहचान महत्वपूर्ण है कि सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थ का कार्य नहीं है बल्कि आत्मसम्मान का एक रूप है। एरन का मामला लें, जो मियाजो अपने निजी जीवन के बारे में बहुत निजी है। वह काम पर व्यक्तिगत सवालों के जवाब देने से विनम्रता से मना कर देती है, जिससे उसे अपने सहकर्मियों के साथ एक पेशेवर संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा अपनी सीमाओं का सम्मान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें निर्धारित करना। जब आप अपनी सीमाओं को लागू करते हैं तो आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, जिससे स्वस्थ संबंध बनते हैं। इससे आत्मविश्वास और सशक्तिकरण भी बनता है, जैसा कि जेक के जीवन में देखा गया। अपनी सीमाओं का अनादर करने वाली दोस्ती को समाप्त करने के बाद जेक ने पाया कि उसके पास अपने जुनून और सम्मानजनक संबंधों के लिए अधिक ऊर्जा और ध्यान था। व्यक्तिगत सीमाओं को स्थापित करना और उनका सम्मान करना आपको सीमाएं निर्धारित करके अधिक प्रामाणिक और शांतिपूर्ण तरीके से जीने की अनुमति देता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी भलाई को प्राथमिकता दे रहे हैं और दूसरों को अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। इस अध्याय का उद्देश्य आपको अपनी सीमाओं को परिभाषित करने,
संवाद करने और लागू करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करना, दूसरों को बदलने की कोशिश में ऊर्जा। हम अक्सर भावनात्मक रूप से इसकी कीमत का एहसास नहीं करते हैं जब तक कि हम थका हुआ और निराश महसूस नहीं करते हैं। इस व्यवहार के संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एम्मा अक्सर खुद को अपने साथी से परेशान पाती थी, यह सोचकर कि उसे अधिक संगठित और सक्रिय होना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए या उन्हें ऐसा करने की जरूरत है। कि यह मानसिकता एक स्पष्ट संकेतक है कि हम अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, दूसरों पर अपने मूल्यों और अपेक्षाओं को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रवृत्तियों को स्वीकार करने से हम अपना ध्यान वापस उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। अपने साथी को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमारी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार। एम्मा ने अपने स्वयं के प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलन और संवाद करने के तरीके खोजने लगे। इस परिवर्तन ने न केवल उसके रिश्ते को बेहतर बनाया बल्कि उसकी अपनी भावनात्मक लचीलापन भी बढ़ाया। इसके अलावा यह एहसास एक अधिक शांतिपूर्ण और सशक्त जीवन जीने की ओर ले जाता है। असुरक्षा या नियंत्रण की इच्छा। इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करके हम इस आवश्यकता को छोड़ना शुरू कर सकते हैं। थेरेपी ने नोरा को यह महसूस करने में मदद की कि उसके दोस्त की जीवन शैली को बदलने के उसके प्रयास वास्तव में आत्मस्वीकृति के साथ उसके अपने संघर्ष का प्रतिबिंब थे। दूसरों को बदलने के हमारे प्रयासों को पहचानने और रोकने से ऊर्जा की अपार मात्रा मुक्त होती है, जिसे अधिक उत्पादक और संतोषजनक व्यक्तिगत विकास की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जहां हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। अपने स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने रिश्तों में अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से संलग्न हों। इस अध्याय का उद्देश्य दूसरों में परिवर्तन को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़कर शांति और सशक्तिकरण की भावना पैदा करने में आपकी मदद करने के लिए अंतर्दृष्टि और रणनीति प्रदान करना है। अध्याय 6 स्वनिर्भर व्यवहारों की खोज। यह अध्याय उन पैटर्नों की पड़ताल करता है जहां आप अक्सर अपनी कीमत पर दूसरों की जरूरतों को अत्यधिक प्राथमिकता दे सकते हैं और इन आदतों को स्वस्थ बातचीत में बदलने के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करता है। स्वनिर्भरता अक्सर कई तरीकों से प्रकट होती है, जैसे लोगों को खुश करना, मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करना या दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करना। ये सभी भावनात्मक थकावट का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोफिया ने पाया कि वह लगातार अपने साथी की प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए अपनी योजनाओं में बदलाव कर रही थी और इस प्रक्रिया में अपनी इच्छाओं की उपेक्षा कर रही थी। इस पैटर्न ने न केवल उसकी ऊर्जा को खत्म कर दिया, बल्कि उसे अधूरा और नाराज भी महसूस कराया। स्वनिर्भरता पर काबू पाने का पहला कदम इन व्यवहारों को पहचानना है। यह एहसास चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न अक्सर वर्षों के दोहराव के माध्यम से अंतर्निहित और सामान्य हो जाते हैं। इन व्यवहारों से होने वाले भावनात्मक नुकसान को स्वीकार करना बदलाव के लिए आवश्यक है। एक बार सोफिया ने अपनी लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति को पहचान लिया, तो स्वयं की समझ हासिल करें और बर्नआउट की भावनाओं को कम करें। स्वयं की एक मजबूत भावना विकसित करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। उन गतिविधियों में संलग्न होना जिन्हें आप पूरा करते हैं, थेरेपी लेना या केवल आत्मचिंतन में समय बिताना, ये सभी आत्मजागरूकता बढ़ाने और स्वनिर्भरता की प्रवृत्ति को कम करने के प्रभावी तरीके हैं। ग्रेस ने अपने विचारों और भावनाओं का पता लगाने के लिए जर्नलिंग शुरू की, जिससे उन्हें अपनी मान्यता की तलाश करने के व्यवहार को पहचानने और धीरे धीरे बदलने में मदद मिली।
अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करके और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करके आप अधिक संतुलित और पूर्ण संबंध बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। यह बदलाव न केवल आपके अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के साथ आपकी बातचीत को भी बेहतर बनाता है, जिससे अधिक प्रामाणिक और सहायक संबंध बनते हैं। यह अध्याय आपको स्वनिर्भर व्यवहारों को पहचानने और उन पर काबू पाने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिससे आप अधिक सशक्त और प्रामाणिक जीवन जी दूसरों की मदद करने की अच्छी मंशा, लेकिन यह एक ऐसे चक्र को जन्म दे सकता है जहां आप दूसरों की खुशी और कल्याण के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, केविन, एक देखभाल करने वाले शिक्षक, ने खुद को संघर्षरत छात्रों की मदद करने के लिए अपने पेशेवर कर्तव्यों से परे लगातार अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत समय की कीमत पर जाते हुए पाया। इससे न केवल वह थक गया, बल्कि उसके छात्रों को अपनी चुनौतियों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करना सीखने से भी रोका गया। उद्धारकर्ता मानसिकता के संकेतों को पहचानना बदलाव का पहला कदम है। जब आप सीमा निर्धारित करने या दूसरों के परिणामों के लिए जिम्मेदारी की अत्यधिक भावना पर विचार करते हैं, तो आपको अपराध बोध की भावना दिखाई दे सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की मदद करना सराहनीय है। ऐसा करने से आपकी भलाई से समझौता नहीं होना चाहिए। इस मानसिकता से मुक्त होने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। सीमाएं आपको यह परिभाषित करने में मदद करती हैं कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, जब लॉरा, एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता, ने महसूस किया कि जेम्स ने अपने भाई को वित्तीय संकट से निपटने के लिए पेशेवर वित्तीय सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। अंततः एक उद्धारकर्ता मानसिकता से अधिक आत्मसम्मान वाले दृष्टिकोण में बदलाव के लिए दूसरों के जीवन में अपनी भूमिका को देखने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता होती है। आप केवल अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, दूसरों के नहीं। यह एहसास आपको अपने व्यक्तिगत विकास और कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। इस अध्याय का लक्ष्य आपको उद्धारकर्ता मानसिकता को त्यागने के माध्यम से मार्गदर्शन करना है, जिससे आप अधिक स्वस्थ और न्यायसंगत बातचीत में संलग्न हो सकें, जो आपकी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। इस मानसिकता को अपनाकर आप खुद को अधिक पूर्ण और संतुलित रिश्तों के लिए तैयार करते हैं। अध्याय 8 आत्म देखभाल को आत्म प्रेम के रूप में महत्व देता है। आत्म देखभाल को अपनाना केवल रखरखाव का कार्य नहीं है, बल्कि आत्म प्रेम की गहन अभिव्यक्ति है। यह अध्याय इस बात की खोज करता है कि व्यक्तिगत विकास और खुशी के लिए अपने कल्याण को पोषित करने के लिए समय समर्पित करना। जर्नलिंग और साप्ताहिक थेरेपी सत्रों से एना ने अपनी अनसुलझे भावनाओं को संबोधित करना शुरू किया, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र खुशी में काफी सुधार हुआ। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देने का मतलब यह भी है कि आप प्यार और देखभाल के अपने मूल्य को पहचानें। इसमें उन गतिविधियों के लिए समय निकालना शामिल है जो वास्तव में आपको खुशी और विश्राम देते हैं। उदाहरण के लिए, डेविड ने काम के तनाव से डिस्कनेक्ट करने और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के तरीके के रूप में हर सप्ताहांत लंबी पैदल यात्रा करने को प्राथमिकता दी, जिसने उसकी आत्मा और ऊर्जा के स्तर को फिर से जीवंत कर दिया। आत्मकरुणा का अभ्यास करना आत्म देखभाल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है कि आप अपने अच्छे दोस्त की तरह खुद के प्रति दयालु होंगे। एमिली ने यह तब सीखा जब उसने आत्म आलोचना में घिरने के बजाय काम पर गलतियों के लिए खुद को माफ कर दिया, जिसने हमेशा उसके आत्मसम्मान को गिरा दिया था। खुद के साथ दयालुता से पेश आना सीखने से एमिली को लचीलापन और अधिक सकारात्मक आत्मचवी बनाने में मदद मिली। इसके अलावा
आत्म देखभाल में व्यक्तिगत अभ्यास जो साबित करता है कि आप दूसरों की तरह खुद से भी प्यार और देखभाल के लायक हैं। यह अध्याय एक स्वदेखभाल व्यवस्था विकसित करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि और उपकरण प्रदान करता है जो आपके लिए काम करता है, आपको स्वदेखभाल के लिए प्रतिबद्ध होकर एक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक पूर्ण व्यक्ति बनने में मदद करता है। आप अपने अस्तित्व का जश्न मनाते हैं और खुद को वैसे ही प्यार करने और स्वीकार करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाते हैं जैसे आप हैं। अध्याय 9 अपने भावनात्मक कल्याण को बढ़ाता है। भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देना आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा का एक परिवर्तनकारी हिस्सा है। यह अध्याय आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है, आत्मकरुणा के महत्व पर जोर देता है, अपनी भावनाओं को समझता है और अपने लिए एक सहायक वातावरण बनाता है। भावनात्मक कल्याण में आपकी भावनाओं को आप कौन हैं के एक अभिन्न अंग के रूप में पहचानना और महत्व देना शामिल है। यह आत्मकरुणा से शुरू होता है। ब्रेकअप के बाद उदासी से अभिभूत टॉम ने खुद को आलोचना के बिना अपनी भावनाओं को महसूस करने और व्यक्त करने की अनुमति देकर अपनी भावनाओं को अधिक स्वस्थ तरीके से संभाला और धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर दिया। स्वीकार करने का यह अभ्यास यह समझने में मदद करता है कि ठीक न होना भी ठीक है और भावनात्मक उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। आत्मकरुणा और स्वीकृति के अलावा एक सहायक वातावरण का निर्माण आपके भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको ऊपर उठाते हैं और समझते हैं, और साथ ही ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो जो आपको खुशी और विश्राम प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, सारा एक पुस्तक क्लब में शामिल हुई जिसने न केवल उसके पढ़ने के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित किया, बल्कि उसे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से भी जोड़ा, जिससे उसकी भावनात्मक दुनिया समृद्ध हुई। इसके अलावा माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को बहुत लाभ हो सकता है। माइंडफुलनेस में वर्तमान में रहना और वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह से जुड़ना शामिल है। जब माइक ने माइंडफुलनेस तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया, तो उसने पाया कि वह तनाव के प्रति कम प्रतिक्रियाशील था और अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखता था, जिससे उसके जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि आई। अपने भावनात्मक कल्याण को बढ़ाना एक जानबूझकर की गई प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह अध्याय आत्मकरुणा विकसित करने, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और एक सहायक वातावरण बनाने पर व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है, जो सभी एक खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जीने की कुंजी हैं। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य में निवेश करके आप अपनी योग्यता की पुष्टि करते हैं और अधिक संतुलित और आनंदमय अस्तित्व की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। अध्याय 10 स्वस्थ संबंध बनाना। विषाक्त संबंध इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया में पहला महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण के लिए, जब एमिली को एहसास हुआ कि उसकी लंबे समय की दोस्त क्लेयर लगातार समर्थन देने के बजाय उसके विकल्पों की आलोचना करती है, तो उसने धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कम करने का फैसला किया। यह निर्णय कठिन होते हुए भी उसके भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक था। स्वस्थ गतिशीलता विकसित करने में सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। सीमाएं आपके मूल्यों, सीमाओं और अपेक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। मार्क की कहानी पर विचार करें, जो अपने परिवार की साप्ताहिक सभाओं में भाग लेने की अपेक्षाओं से अभिभूत महसूस करता था। उसने व्यक्तिगत समय की अपनी आवश्यकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क ने एक सीमा निर्धारित की जिससे वह द्विसाप्ताहिक में भाग ले सका। इस प्रकार पारिवारिक संबंधों को बनाए रखते हुए अपनी आवश्यकताओं का सम्मान भी कर सका। अपने आप को सकारात्मक और उत्थानशील लोगों के साथ घेरना संबंध गतिशीलता में सुधार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण के लिए, सारा ने ऐसे व्यक्तियों की तलाश की जिनकी स्वयंसेवी कार्य में उसकी रुचि साझा हो, जिसने न केवल उसके सामाजिक दायरे को समृद्ध किया,
बल्कि ऐसी दोस्ती में अधिक जो सहायक और वास्तविक थी। ऐसा करके एलेक्स ने अपने लिए अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाया। यह अध्याय आपको स्वस्थ संबंध गतिशीलता विकसित करने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। विषाक्त पैटर्न को पहचानना, सीमा निर्धारित करना और समृद्ध संगति चुनना। इन प्रथाओं के माध्यम से आप अपने संबंधपरक दुनिया पर नियंत्रण रखते हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपकी बातचीत आपके व्यक्तिगत विकास और मूल्यों का समर्थन करती है और प्रतिबिंबित करती है। आप अपने जीवन में किसे आने देते हैं, इसके बारे में चयनात्मक होकर आप अधिक सार्थक और सहायक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अध्याय 11 अपराध बोध से मुक्ति और भावनात्मक स्वतंत्रता को अपनाना। अपराध बोध से मुक्ति और भावनात्मक स्वतंत्रता को अपनाना व्यक्तिगत विकास और कल्याण के आपके मार्ग पर महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्याय दूसरों की अपेक्षाओं और भावनाओं के अनुचित बोझ को कैसे कम किया जाए इसकी खोज करता है, जिससे आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के साथ अधिक पूरी तरह से संरेखण में रह सकें। अपराध बोध अक्सर तब उत्पन्न होता है जब हम उन जिम्मेदारियों को आंतरिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, स्वार्थी लेकिन अपने स्वास्थ्य और खुशी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अपराध बोध को छोड़ना शुरू करना इसके जड़ों को समझने में मददगार है। अक्सर अपराध बोध दूसरों के जीवन में हमारी भूमिका के बारे में गहरी धारणाओं से जुड़ा होता है, जो सांस्कृतिक, पारिवारिक या सामाजिक अपेक्षाओं से आकार लेते हैं। उदाहरण के लिए, डैन एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां उसे अक्सर अपने छोटे भाई बहनों की भलाई के लिए जिम्मेदार बनाया जाता था, जिससे जब भी वह वयस्क रिश्तों में अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता तो उसे दोषी महसूस होता था। थेरेपी के माध्यम से डैन ने इन अंतर्निहित मान्यताओं को पहचानना और चुनौती देना सीखा। धीरे धीरे खुद को इस अस्वस्थ अपराध बोध से मुक्त करना, भावनात्मक स्वतंत्रता को अपनाना, इसमें दूसरों के निर्णयों से प्रभावित हुए बिना अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार जीने की अनुमति देना शामिल है। अनीता को ही लीजिए, जिसने अपने माता पिता की अस्वीकृति के बावजूद अपना करियर बदलने का फैसला किया। उसने अपना रास्ता चुना और स्वीकार किया कि वह सभी को खुश नहीं कर सकती। अनीता ने गहन भावनात्मक मुक्ति और तृप्ति का अनुभव किया। इसके अलावा स्वयं और दूसरों के प्रति क्षमा का अभ्यास करना अपराध बोध से मुक्ति में महत्वपूर्ण रूप से सहायक हो सकता है। क्षमा आपको पिछली शिकायतों को भूलने और कम भावनात्मक बोझ के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। जब सारा ने अपनी दोस्ती में पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ कर दिया, तो उसे पुराने अपराध बोध के बोझ के बिना नए रिश्तों में शामिल होना आसान लगा। इस अध्याय में हम समझने और अपराध बोध को छोड़ देने की रणनीति प्रदान करते हैं। इस प्रकार भावनात्मक स्वतंत्रता को अपनाते हुए, अपने भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए और दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतारते हुए, आप प्रामाणिकता, आनंद और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। इस यात्रा की जब आप बाहरी घटनाओं या अन्य लोगों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास इस बात की पूरी स्वायत्तता है कि आप उनका जवाब कैसे देते हैं। उदाहरण के लिए, जब काम पर एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो माइकल ने महसूस किया कि हताशा के साथ प्रतिक्रिया करना समाधान उन्मुख मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करने का विकल्प चुनकर उसे या उसकी टीम की मदद नहीं कर रहा था। उसने न केवल अपने कार्य वातावरण में सुधार किया, बल्कि अपनी नौकरी के साथ अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि में भी सुधार किया। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि आपके निर्णयों का स्वामित्व करने में उनके परिणाम स्वीकार करना शामिल है। जब एम्मा ने एक दीर्घकालिक संबंध को समाप्त करने का फैसला किया, जो अब संतोषजनक नहीं था, तो उसने अपनी खुशी की जिम्मेदारी ली। हालांकि निर्णय कठिन था और अनिश्चितता के साथ था, इसने अंततः उसे अधिक संतोषजनक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया। व्यक्तिगत जिम्मेदारी में आपकी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना भी शामिल है। टॉम पर विचार करें, जिसने दोष को हटाने या हार मानने के बजाय कला में करियर बनाने का विचार था, लेकिन वित्तीय भय के कारण वह हिचकिचा रही थी।
अपने करियर पथ की जिम्मेदारी लेते हुए उसने अंशकालिक कक्षाएं शुरू की और धीरे धीरे कला समुदाय में एक नेटवर्क बनाया, जिसने अंततः उसे एक नई नौकरी दिलाई। यह अध्याय आपको अपनी इच्छानुसार जीवन को गढ़ने में, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की शक्ति को पहचानने में मदद करने के लिए रणनीति और उदाहरण प्रदान करता है। यह समझकर कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, न कि केवल परिस्थितियों के शिकार। जागरूकता, स्वीकृति और सक्रिय व्यवहार के माध्यम से अपने आप को ऐसे निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएं जो आपको अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाएं। आप निरंतर विकास और खुशी की खोज करते हुए जीवन की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। अध्याय 13 निरंतर सुधार के लिए विकास की मानसिकता को अपनाना। विकास की मानसिकता को अपनाना जीवन के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो सीखने में निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि उदाहरण के लिए, जब सारा को कार्यस्थल पर एक परियोजना पर आलोचना का सामना करना पड़ा, तो पराजित महसूस करने के बजाय उसने इसे सीखने और अपने कौशल में सुधार करने के अवसर के रूप में देखा। उसने प्रतिक्रिया मांगी, उसे लागू किया और भविष्य की परियोजनाओं में अपने प्रदर्शन में सुधार किया। सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विफलताओं को स्वीकार करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। एक विकास मानसिकता का ECT एलेक्स पर विचार करें, जिसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया जो शुरू में विफल रहा। हार मानने के बजाय एलेक्स ने विफलता के कारणों का विश्लेषण किया, जिससे उसे इस ज्ञान के साथ बेहतर व्यावसायिक प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिली। उसने अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया और बाद में एक सफल उद्यम शुरू किया। इसके अलावा एक विकास मानसिकता जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक उपलब्धि और संतुष्टि हो सकती है। जूलिया एक महत्वाकांक्षी लेखिका है। उसने रचनात्मक लेखन पाठ्यक्रम लेने का निर्णय लिया और अधिक अनुभवी लेखकों से सक्रिय रूप से आलोचना और सलाह लेने लगी। सीखने और अपनी शैली को अपनाने की उसकी इच्छा ने उसके लेखन में महत्वपूर्ण सुधार किए और अंततः प्रकाशन में सफलता प्राप्त की। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और छोटी सफलताओं का जश्न मनाना भी विकास की मानसिकता विकसित करने का अभिन्न अंग है। उदाहरण के लिए, बेन ने अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल में सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उसने छोटे स्थानीय आयोजनों में बोलना शुरू किया और धीरे धीरे बड़े सम्मेलनों तक पहुंचा। प्रत्येक सफल भाषण ने उसके आत्मविश्वास और कौशल स्तर को बढ़ाया और उसकी प्रगति को और बढ़ावा दिया। यह अध्याय विकास की मानसिकता को अपनाने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है, जिसमें चुनौतियों को स्वीकार करना, असफलताओं से सीखना और लगातार लक्ष्य निर्धारित करके जिज्ञासा से प्रेरित होना, प्रतिक्रिया मांगना और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना शामिल है। आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर बना सकते। सच्चा आत्म लचीलापन कठिनाइयों से जल्दी उबरने की आपकी क्षमता है। यह बिना अपनी गति खोए बाधाओं से उबरने के बारे में है। लचीलापन विकसित करना इस बात को स्वीकार करने से शुरू होता है कि बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, जब माइकल को पदोन्नति के लिए पास नहीं किया गया था, तो नकारात्मकता में घिरने के बजाय उसने अनुभव से सीखना चुना। उसने फीडबैक मांगा, सुधार के क्षेत्रों की पहचान की और नए कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लचीलापन न केवल उसे भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आत्मजागरूकता में आपकी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना और यह पहचानना शामिल है कि आपके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे लिसा की कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है, जो एक विपणन प्रबंधक है।
जो आत्मचिंतन के माध्यम से कार्यों को सौंपने के साथ संघर्ष करती है। लिसा ने महसूस किया कि और पेशेवर संबंध इसके अतिरिक्त एक सहायक नेटवर्क बनाए रखने से लचीलापन मजबूत किया जा सकता है। जेम्स ने यह पता लगाया कि दोस्तों और परिवार पर निर्भर होकर सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने और पेशेवर मदद लेने से व्यक्तिगत नुकसान का अनुभव करने के बाद उन्होंने मूल्यवान मुकाबला करने की रणनीतियों को सीखा, जिससे उनका लचीलापन बढ़ा। निष्कर्ष में यह अध्याय चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करके अपने लचीलेपन और आत्मजागरूकता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है। अपने अनुभवों पर विचार करें और जब जरूरत हो तो समर्थन मांगें। आप जीवन के लिए एक मजबूत और अधिक अनुकूली दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह सशक्तिकरण न केवल आपको अधिक लचीला बनाता है, बल्कि आपकी खुद की समझ को भी गहरा करता है, जिससे एक अधिक आत्मविश्वासी और सक्रिय अस्तित्व बनता है। इन कौशलों का पोषण करना जारी रखें और देखें कि वे आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को संभालने की आपकी क्षमता को कैसे बदलते हैं। अध्याय 15 अपने सर्वोत्तम सुख का उदाहरण लें। अन्ना के मामले पर विचार करें, जो अपने कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में तब सफल हुई जब उसने उन सहकर्मियों के साथ मित्रता विकसित करना शुरू किया जो उसकी आकांक्षाओं और सकारात्मक कार्य नैतिकता को साझा करते थे। इन संबंधों ने न केवल उसे प्रेरणा प्रदान की, बल्कि व्यावहारिक समर्थन और प्रोत्साहन भी दिया, जो उसकी सफलता की कुंजी थी। इसके विपरीत, नकारात्मक संबंध आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपकी भलाई में बाधा डाल सकते हैं। मार्क को इसका एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त डेरेक लगातार उसके विचारों को हतोत्साहित करता था और उसकी उपलब्धियों को कम आंकता था। इस रिश्ते के मानसिक प्रभाव को पहचानते हुए मार्क ने धीरे धीरे खुद को डेरेक से दूर करने का फैसला किया और इसके बजाय उन दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगा जो उसे ऊपर उठाते थे। इस बदलाव से न केवल उसके आत्मसम्मान में सुधार हुआ, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि आप सक्रिय रूप से उन व्यक्तियों के साथ संबंधों को खोजें और उनका पोषण करें जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, समान मूल्यों को साझा करते हैं और जीवन के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सामुदायिक समूहों, क्लबों या ऑनलाइन फोरम में शामिल होना जो आपकी रुचियों के अनुरूप हों, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपने रिश्तों के स्वास्थ्य का नियमित रूप से आकलन करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सारा ने अपनी बातचीत और उससे उसे कैसा महसूस होता है, इस पर चिंतन करने की आदत बना ली। इस अभ्यास ने उसे सबसे समृद्ध संबंधों की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने में मदद की। साथ ही यह भी पहचाना कि कब दूसरों को जाने देना, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच समझकर चुनाव करना, आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 16 एक मजबूत सहायता नेटवर्क का निर्माण करना। व्यक्तिगत विकास और लचीलापन प्राप्त करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मजबूत सहायता नेटवर्क का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय बताता है कि भावनात्मक प्रेरक और व्यावहारिक समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्तियों का नेटवर्क कैसे विकसित और बनाए रखा जाए। एक मजबूत सहायता नेटवर्क में करीबी परिवार और दोस्तों से लेकर सहकर्मियों और सलाहकारों तक के विभिन्न समर्थक शामिल होते हैं, जो आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं और आपकी यात्रा में सकारात्मक योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, जब एम्मा ने करियर बदलने का फैसला किया, तो यह उनकी सलाहकार सुसान थी,
जिन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण परिवर्तन को आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में मदद करने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया। आसपास सहायक लोगों का होना कितना महत्वपूर्ण है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। वे अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, आपको कठिन समय के दौरान बढ़ने और आराम प्रदान करने की चुनौती देते हैं। माइकल जैसे एक उभरते उद्यमी को लें, जिनके दोस्तों ने उनके पहले व्यावसायिक उद्यम के विफल होने पर उनका साथ दिया। उनका समर्थन न केवल नैतिक था बल्कि व्यावहारिक भी था, क्योंकि उन्होंने उनकी अगली परियोजना के लिए विचारों और रणनीतियों पर विचार विमर्श करने में उनकी मदद की। एक मजबूत सहायता नेटवर्क के ठोस लाभों का प्रदर्शन करना। इस तरह के नेटवर्क का निर्माण करने के लिए उन गुणों की पहचान करके शुरुआत करें जिन्हें आप रिश्तों में महत्व देते हैं, जैसे विश्वास, सकारात्मकता और आपसी सम्मान। सक्रिय रूप से उन व्यक्तियों की तलाश करें जिनमें ये गुण हों। उन्हें कार्यशालाओं, सेमिनारों या यहाँ तक कि स्वयंसेवी गतिविधियों जैसे विभिन्न सेटिंग्स में खोजें जहाँ समान विचारधारा वाले लोगों के एकत्र होने की संभावना है। इसके अलावा इन रिश्तों को बनाए रखना उन्हें बनाने जितना ही महत्वपूर्ण है। नियमित संचार, आभार व्यक्त करना और जरूरत के समय दूसरों के लिए मौजूद रहना इन संबंधों को पोषित करने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, सारा अपने सहायता समूह के साथ मासिक मीटिंग शेड्यूल करना एक बिंदु बनाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक दूसरे के जीवन और चुनौतियों से निकटता से जुड़े और जागरूक रहें। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि कब कोई रिश्ता फायदेमंद नहीं है। नकारात्मक प्रभावों से खुद को दूर रखना जानना समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जेम्स को इसका एहसास तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके लंबे समय के सहकर्मी की निराशा उनके आशावाद को प्रभावित कर रही थी। उस सहकर्मी के साथ बिताए समय को धीरे धीरे कम करके जेम्स ने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा। निष्कर्ष में यह अध्याय एक मजबूत समर्थन नेटवर्क, स्वस्थ सहयोगी संबंध। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करने से आपके पारस्परिक संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं, निराशा कम हो सकती है और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। जब आप अपने रिश्तों में यथार्थवादी अपेक्षाएं रखते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप सहित हर किसी की सीमाएं होती हैं। यह समझ दूसरों के साथ सहानुभूति और धैर्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जेसिका ने यह पहचानना सीखा कि उसका दोस्त टॉम एक व्यस्त डॉक्टर है जो हमेशा एक पल की सूचना पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके लिए उसने टॉम की उपलब्धता की अपनी अपेक्षाओं को समायोजित किया। जेसिका ने निराशा की भावनाओं को कम किया और एक मजबूत सहायक दोस्ती को बनाए रखा। इसके अलावा यथार्थवादी अपेक्षाएं स्थापित करने से आपको अपने रिश्तों में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह आपको दूसरों की ताकत की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बजाय इसके कि वे क्या प्रदान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि सारा चाहती थी कि उसका साथी अधिक मिलनसार हो, लेकिन वह उसके विचारशील आत्मनिरीक्षण स्वभाव की सराहना करने लगी, जिसने उनके रिश्ते में संतुलन लाया, जिसे वह बहुत महत्व देती थी। यह संवाद करने के लिए भी आवश्यक है। इन अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। खुला संचार गलतफहमियों को रोकता है और विश्वास का निर्माण करता है। मार्क ने पाया कि अपने उद्यम के शुरू में अपने व्यापारिक साझेदार के साथ अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा करने से उनके लक्ष्यों और कार्यशैली को संरेखित करने में मदद मिली।
जिसने उनकी सफलता में योगदान दिया और संभावित संघर्षों को रोका। इसके अतिरिक्त यथार्थवादी अपेक्षाएं स्थापित करके आप दूसरों के हाथों में इसे छोड़ने के बजाय अपनी खुशी और कल्याण की अधिक जिम्मेदारी लेते हैं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव सशक्त बनाता है। एमिली के मामले पर विचार करें। दूसरों की ताकत और सीमाओं को समझने और स्वीकार करने से व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने, खुलकर संवाद करने और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने से आप स्वस्थ और अधिक संतोषजनक रिश्ते बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल निराशा को कम करता है, बल्कि आपकी बातचीत को भी समृद्ध करता है, जिससे आप अपनी व्यक्तिगत यात्रा में विकास और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अध्याय 18 आत्मकरुणा को अपनाना और क्षमा का अभ्यास करना। करुणा को अपनाना और क्षमा का अभ्यास करना आपके भावनात्मक कल्याण को पोषित करने और आपके व्यक्तिगत विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्याय स्वयं के साथ दया और समझ के साथ व्यवहार करने के महत्व पर प्रकाश डालता है और कैसे स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना आपको नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर सकता है। आत्मकरुणा में स्वयं के साथ उसी दया और देखभाल के साथ व्यवहार करना शामिल है जिसे आप किसी मित्र को देते हैं। इसका मतलब यह समझना है कि गलतियां करना मानव होने का एक हिस्सा है और प्रत्येक त्रुटि विकास, चाहे स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति, यह दुखदायी कार्यों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि क्रोध और आक्रोश द्वारा आपके भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाली पकड़ को छोड़ने के बारे में है। उदाहरण के लिए, एक पूर्व व्यापारिक साझेदार के प्रति वर्षों तक आक्रोश रखने के बाद डेविड ने उसे माफ करने का निर्णय लिया। यह निर्णय दोस्ती को फिर से जगाने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने आप को उस कड़वाहट से मुक्त करने के बारे में था जिसने उसके पेशेवर संबंधों और व्यक्तिगत खुशी को प्रभावित किया था। क्षमा की प्रक्रिया अक्सर दर्द को स्वीकार करने और बिना किसी निर्णय के खुद को इसे महसूस करने की अनुमति देने से शुरू होती है। यह दृष्टिकोण एम्मा के लिए महत्वपूर्ण था, जिसने अपनी भावनाओं को स्वीकार करके और यह समझकर एक करीबी दोस्त द्वारा धोखा महसूस किया कि क्षमा उसके दोस्त के बजाय खुद के लिए एक उपहार था। वह अपने द्वेष के भारी बोझ के बिना आगे बढ़ने में सक्षम थी। इसके अलावा आत्मकरुणा और क्षमा को अपनाने के लिए अक्सर आदतन विचार पैटर्न को बदलने के लिए और अतीत के दुखों को जाने देना आपकी बढ़ने और फलने फूलने की क्षमता को बढ़ाता है। ये अभ्यास न केवल आपके खुद के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी आपके रिश्ते को बेहतर बनाते हैं और एक अधिक संतुष्टिदायक और शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं। अध्याय 19 अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना और उसे खोलना। अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना और उसे खोलना एक परिवर्तनकारी यात्रा है जिसमें आत्मखोज, साहस और दृढ़ता शामिल है। यह अध्याय आपको अपनी शक्तियों और जुनून की खोज करने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और आपको नई चुनौतियों को स्वीकार करने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही आप इस यात्रा पर निकलते हैं, अपनी अनूठी प्रतिभाओं और रुचियों की गहरी समझ विकसित करना आवश्यक है। एलिस की कहानी पर विचार करें, जिसे हमेशा से फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने अंततः फोटोग्राफी का कोर्स करने का निर्णय लिया, तो इससे उसके अंदर एक जुनून पैदा हुआ, जिसके कारण एलिस की तरह उसका करियर सफल हुआ। अपनी रुचियों को तलाशने के लिए समय निकालने से आपकी क्षमता के बारे में गहन खोज हो सकती है। इस प्रक्रिया में अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका अंतर्ज्ञान अक्सर आपको उन विकल्पों की ओर ले जाता है जो आपके गहनतम मूल्यों और इच्छाओं के साथ संरेखित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मार्क को अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में अधूरापन महसूस हुआ, तो उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि बदलाव का समय आ गया है।
उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया और अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक गैरलाभकारी संस्था शुरू की, जिसमें उसने व्यवसाय में अपने कौशल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने जुनून के साथ जोड़ा। यह साहसिक कदम जोखिम रहित नहीं था, लेकिन अंततः इसने एक अधिक पुरस्कृत और उद्देश्यपूर्ण करियर की ओर अग्रसर किया। अज्ञात को अपनाना भी आपकी क्षमता को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी उत्तरों को तुरंत न जानना भी ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नई चीजों को आजमाने और प्रत्येक अनुभव से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सारा को उपन्यास लिखने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने इसे अपने रास्ते में नहीं आने दिया। वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए प्रतिबद्ध थी, धीरे धीरे अपने कौशल में सुधार कर रही थी और अंततः एक सर्वश्रेष्ठ बिक्री वाली पुस्तक प्रकाशित कर रही थी। इसके अलावा आत्मसंदेह पर काबू पाना आवश्यक है। संदेह और भय उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वाभाविक रूप से पहचानना और उन्हें अपने मार्ग से विचलित न होने देना महत्वपूर्ण है। जब जेसन को अपने अभिनव परियोजना विचारों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, तो उसने रचनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और अंततः अपने प्रोजेक्ट को सफल होते और दावा प्राप्त करते हुए दृढ़ रहा। निष्कर्ष में यह अध्याय आपको अपनी शक्तियों को समझकर, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके, नई चुनौतियों को स्वीकार करके और संदेहों पर काबू पाकर अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने और उसे अनलॉक करने में मदद करने के लिए रणनीति प्रदान करता है। आप एक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन के लिए मंच तैयार करते हैं। याद रखें कि अपने आप को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को प्रकट करने में योगदान देता है। आगे बढ़ते रहें और जो आप प्राप्त कर सकते हैं उससे चकित हों। जैसे जैसे आप आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, शोर जो आपकी सच्ची लय से ध्यान भटकाता है। उदाहरण के लिए, जब एमिली ने अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने का प्रयास करना बंद करने का निर्णय लिया, तो उसे चित्रकारी के प्रति अपने जुनून का पता चला। एक ऐसा शौक जो दूसरों को समायोजित करने के उसके प्रयासों के कारण दरकिनार हो गया था, क्योंकि उसने अपनी कला को अधिक समय दिया था। एमिली को न केवल स्वयं को अभिव्यक्त करने का एक फलदायी तरीका मिला, बल्कि समान विचारधारा वाले कलाकारों का एक समुदाय भी मिला, जिन्होंने उसके जुनून की सराहना की और उसे साझा किया। यह सहायता नेटवर्क उसे एक निर्माता के रूप में उसकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराने में सहायक था, जो आपकी ऊर्जा को खत्म करने वालों को जाने देते हैं। आप उन संबंधों और गतिविधियों के लिए जगह बनाते हैं जो आपकी भलाई को बढ़ाते हैं और खुशी लाते हैं। इस स्वतंत्रता को अपनाएं और देखें कि कैसे नए अवसर और अनुभव आपके सच्चे सुख के साथ संरेखित होते हैं। आप अपने जीवन की सिम्फनी के संगीतकार हैं और इसे जोर से और स्पष्ट रूप से बजाने का समय है। सुनने के लिए धन्यवाद।